आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। अब पेश है खबरों की तफसील। आम इंतखाबात 2024 के बाद पीएम मोदी और वजारती कौंसिल की हल्फ बर्दारी की तकरीब आज हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी इनिंग्स आज से शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब के लिए राष्ट्रपति भवन में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। शाम 6 बजे करीब मुनक्कद होने वाली और इब्तदाई तौर पर वजारती कौंसिल में शामिल होने वाले वज़रा के नामों पर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तफसीली मशावरात भी की है। ख्याल किया जा रहा है कि इत्तेहादी जमातों के कुछ वज़रा को पहले मरहले में हलफ दिलाया जाएगा और उसके बाद ही दीगर वज़रा को भी वजारती कौंसिल में शामिल करने पर इत्तेफाक हुआ है। वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी की तकरीब में पड़ोसी और बहरीन के खुत्ते के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। उन रहनुमाओं में श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, मॉरिशस, नेपाल, भूटान के सरबराहान जो ममलिकत है वो शामिल हुए हैं और वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। तकरीब में शिरकत करने वाले 8,000 से जायद मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया गया है। मेहमानों की फहरिस्त में मजदूर, वकील, डॉक्टर, फनकार, सकाफती फनकार और मुतासिर कुन शामिल है। पड़ोसी रहनुमाओं को वज़ीर आज़म मोदी की दावत खुत्ते के ममालिक के साथ मशगूलियत के लिए हिंदुस्तान की जारी कोशिशों की अक्कासी की है। और आज हल्फ बर्दारी की तकरीब से कबल वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से जो कौंसिल में वजारत कौंसिल में जो शामिल वज़रा है उन्हें आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइशगाह पर चाय पे बुलाया था। और ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं जहां वो उनके साथ बात कर रहे हैं। और इससे पहले उसके बाद ही अब शाम करीब 6 बजे के बाद ही हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद होगी जहां पर इन सब वज़रा का हलफ उठाया जाएगा उनकी जानिब से। और सबसे पहले वज़ीर आज़म तीसरी बार अपनी मुद्दत कार्यकाल का वो हलफ उठाएंगे, जिसके बाद ही दीगर जो वज़रा इस कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं वो भी बारी बारी हलफ उठाएंगे। इधर हरियाणा के साबिक वज़ीर आला मनोहर लाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की रस्म है कि वो लोगों को चाय पर मुलाकात के लिए अपनी रिहाइशगाह पर बुलाते हैं। वो सिर्फ उन्हें ही बुलाते हैं जिससे वो अपनी काबिना में शामिल करना चाहते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज करनी थी जो पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटे दिल्ली में रहने को कहा गया है और मीटिंग में उनके अलावा इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं। उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग सर होता है वो जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। इसकी जानकारी जो प्रबंध व्यवस्था में लोग लगे उन्हीं को पता है। हमको जरूर 4 कार्ड मिले हैं कि उन 4 कार्डों पर हमारे परिवार के लोग बाकी। इधर बीजेपी लीडर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें मुसलसल तीसरी बार अपनी टीम में शामिल करके मुल्क की खिदमत करने का मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि वो वज़ीर आज़म की क़यादत में एक टीम के तौर पर काम करेंगे और तमाम वादे पूरे करेंगे और मुल्क की उम्मीदों और उमंगों पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है
और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। महिला कांग्रेस की कौमी सदर अलका लांबा ने कहा है कि हालिया लोकसभा इलेक्शन के नतीजे सामने आने के बाद इंडिया अलायंस ने बीजेपी को अक्सरियत हासिल करने से रोका है, जो कि इंडिया अलायंस की जीत है। उन्होंने दावा किया कि एनडीए की सरकार ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगी और आने वाले वक्त में मुल्क में इंडिया इत्तेहाद की नई हुकूमत होगी। हमने देश के तानाशाह को कमजोर कर दिया है। वो तानाशाह 400 सीटें मांग रहा था, वो तानाशाह 300 नहीं 272 बहुमत नहीं हासिल कर पाया। वो तानाशाह कमजोर हुआ है, ये हमारी जीत है, क्योंकि वो मांग रहे थे 400 सीटें देश के संविधान को बदलने के लिए, हकों को छीनने के लिए। जम्मू और कश्मीर के हकों को उस तानाशाह ने बहुमत के दम पर छीना है। जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर लद्दाख बना दिया और उसके बाद यहाँ का पूर्ण राज्य का दर्जा छीना, लोक विधानसभा भंग कर दी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, चुनाव नहीं होने दिए। ये सब उसने किया है, लेकिन अब वो कमजोर हो चुका है और हम ताकत से विपक्ष में बैठे हैं। पर हमें विश्वास है ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार आने वाले समय में इन्हीं चुनावों के बाद आपको बनते हुए दिखेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की जानिब से जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में असम्बली इंतखाबात के अमल शुरू करने का इशारा देने के बाद सियासी सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हो चुकी है और अपनी अपनी जमातों को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए पार्टी ने मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू किया है। और इस सिलसिले में आज महिला कांग्रेस की कौमी सदर अलका लांबा, जो कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, ने आज श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर में शिरकत करते हुए जो महिला कांग्रेस की जो कारकुनान है उनसे मीटिंग की है। इस मौके पर अलका लांबा ने कहा कि असम्बली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और इस सिलसिले में जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाना पार्टी का मिशन है। जाऊंगी, मकसद है सितंबर में यहाँ पर कोर्ट का आदेश है, विधानसभा चुनाव कराने हैं। हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई है, उसमें भी हमें ये बात हुई कि 5 राज्यों के चुनाव आने हैं, उसमें कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उतरेगी। सबसे पहला चुनाव यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में होना है विधानसभा का 30 सितंबर से पहले। महिला कांग्रेस ने उसकी तैयारी आज और अभी से शुरू कर दी है। हमारी महिला कांग्रेस की मांग भी रहेगी कि महिला आरक्षण कानून पारित हो चुका है, उसे विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए, ताकि महिला आरक्षित सीटों से ये विधानसभा चुनाव लड़े और सदन में पहुंचकर जम्मू कश्मीर की आधी आबादी, देखा बहनें आई है, महंगाई से परेशान है, वो बेरोजगारी है, पढ़ी लिखी बेटियों को सरकारी पक्की नौकरी चाहिए। हमारा वायदा है जम्मू कश्मीर की हर पढ़ी लिखी बेटी को हम सरकारी पक्की नौकरी देने का प्रयास रहेगा। जो बहनें हमारी उम्र हो चुकी है, महंगाई बेरोजगारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज अनंतनाग में पार्टी वर्करों का एक इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद लारवी और दीगर लीडरान के अलावा पार्टी कारकुनान की एक खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हालिया लोकसभा इंतखाबात के नताज के बाद जहां पार्टी कारकुनान का शुक्रिया अदा किया गया, वहीं पर अब्दुल मजीद लारवी ने कहा है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए पार्टी की जानिब से सरगर्मियां शुरू की जा रही हैं और जमीनी सतह पर पार्टी वर्करों को इस सिलसिले में काम करना होगा ताकि आने वाले असम्बली इंतखाबात में पार्टी की जीत हो। देखो, आज मैंने यहाँ पे अपने जो हमारे यहाँ पे डेलीगेट हैं, वर्कर हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हल्का प्रेसिडेंट है, सबको बुलाया था ताकि मैं इनको शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया। कमज़ोर तो नहीं होगी पार्टी, कमज़ोर कभी नहीं होती। मसला ये था कि उमर साहब का जो मैंने पहले भी उस दिन जब काउंटिंग थी तब भी मैंने आपको कहा कि मुझे पर्सनली बहुत दुख है कि उमर साहब का हारना हमारे लिए अच्छा है, तो दुख की बात है। कमज़ोर पार्टी में ये हार जीत तो होती रहती है। आज देखो बीजेपी का मतलब क्या हाल है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे 5 साढ़े 5 लाख वोटों से जीतते थे, आज वो लाख पर आ गए।
तो ये होता है, कई ऐसे भी वहाँ पे दिग्गज है जो बड़े बड़े नेता है, उन्होंने इलेक्शन हारा, तो उमर साहब का तो ये दुख है हमें। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से एक और नया फैसला, एक और नया ऐलान। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गुरु अर्जुन देव की शहादत और गुरु हरगोबिंद के यौम पैदाश के मौके पर 2 तातीलात की तारीखों में तब्दीली का ऐलान किया है। एक हुक्मनामे के मुताबिक आज जो इंतजामी की जानिब से एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, उसमें अब ये तातीलात 10 जून और 22 जून को मनाए जाएंगे। हुक्मनामे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गुरु अर्जुन देव के यौम शहादत के मौके पर जो तातीलात 16 जून उसके बजाय अब 10 जून यानी कि कल मनाई जाएगी। और इसके साथ साथ ही मजीद कहा गया है कि गुरु हरगोबिंद के यौम पैदाश के मौके पर जो अवामी तातील 5 जुलाई जुमा के बजाय अब वो 22 जून को मनाई जाएगी। बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामी की जानिब से। आज इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। दोनों जो तातीलात है उनमें जो तातीलात है उन्हें दूसरे जो कि 5 और 10 को होनी थी, अब उनमें तब्दीली की गई हैं। दोनों तातीलात गुरु गोबिंद के यौम पैदाश, हरगोबिंद के यौम पैदाश, उसके साथ साथ ही गुरु अर्जुन देव के शहादत के मौके पर जो तातीलात थी उनकी तारीखों में तब्दीली का ऐलान कर दिया गया है। अब ये तातीलात 10 जून और 22 जून को मनाई जाएंगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी कर दिया गया। इससे पहले ये 16 जून को जो गुरु अर्जुन देव की यौम शहादत वो 16 जून को होता था इतवार के दिन, अब वो 10 जून को होगी यानी कि कल। और इसके साथ साथ ही गुरु गोबिंद के यौम पैदाश के मौके पर जो तातीलात 5 जुलाई को होती थी, अब वो 22 जून को मनाई जाएगी। बढ़ते आगे बात जरा सयाहती मकाम गुलमर्ग की करते हैं, क्योंकि वहां पर सयाहों की जानिब से कुछ शिकायत मौसूल हुई है। गुलमर्ग गंडोला के लेकर सयाहों ने शिकायत की है कि सयाहों को बुनियादी खदमात या बुनियादी सहूलियात का फुकदान नजर आ रहा है। और इस सिलसिले में जो मौसमी हालात हैं वहां के, उसके बावजूद वहां जब बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो सयाहों के लिए वहां पर कोई खास इंतजाम नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने मायूसी का इजहार किया है सयाहों की जानिब से। और ज्यादातर सयाह, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ से जो गंडोला को लेकर वो टिकट हासिल करना चाहते हैं उसको लेकर उन्होंने शिकायत की है। आपको बताते चले कि गुज़श्ता साल 2023 की अगर हम बात करेंगे तो जो गुलमर्ग गंडोला केबल कॉरपोरेशन है उस सिलसिले में करीब जो गुज़श्ता साल की आमदनी है करीब 100 करोड़ रुपए की आमदनी है। और उन्होंने कहा है कि अगर इसके बावजूद 100 करोड़ आमदनी भी जो केबल कॉरपोरेशन है उन्हें मिला है, लेकिन उसके बावजूद ज़मीनी सतह पर उस आमदनी का, उस पैसे का 5% भी ज़मीनी सतह पर वो खर्च नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाजरीन, आपको बताते चले कि गुलमर्ग के अंदर जो शिकायत सयाहों की जानिब से की गई है वहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। गुलमर्ग के अंदर सयाहों की जानिब से शिकायत की गई है कि केबल कॉरपोरेशन के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो सयाहों के लिए नहीं है। इस सिलसिले में उन्हें मुश्किलात पेश आ रही है। तफसीलात के लिए सीधा हम चलते हैं अपने नुमाइंदे इशफाक डार के पास। इशफाक, जरा अपडेट कीजिएगा, जिस तरह से एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, एक सयाह जो कि गैर मकामी है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ की कमी है, फुकदान है, और उस सिलसिले में उन्होंने जो केबल कॉरपोरेशन है उन पर सवालिया निशान उठाया है। जी बिल्कुल गौर साहब, कि अगर हम बात करेंगे गुलमर्ग की इस केबल कार की, और यहाँ पर न सिर्फ ये जो कल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, एक सयाह का ग्रुप जो गुलमर्ग के अफरोड पे सैर तफरी के लिए आया था, और उसी दौरान जब यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश के साथ साथ हल्की सी बर्फबारी हुई है, उसके बाद में यहाँ पर उन्होंने केबल कार पे कई सवाल उठाए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करेंगे जो शेल्टर्स बनाए गए थे, जो पहले यहाँ पर पार्किंग में थे, जो स्लॉट्स थे, वो पार्किंग स्लॉट्स इस वक्त जो है वहाँ पर मौजूद नहीं है। इस वक्त अगर पहले हम बात करें जो शेल्टर लोग, जो सयाह यहाँ पर आते थे, उनके लिए जो शेड यहाँ पर कायम
किया गया था, जहाँ पर वो सैयाह जो है बारिश या बर्फबारी के दौरान जो है सहारा लेते थे बारिश से बचने के लिए, बर्फबारी से बचने के लिए, उनको जो है होटल्स में यहाँ पर तब्दील किया गया है। वही शेड्स को जो है होटल्स में तब्दील किया गया है। और न सिर्फ जहाँ तक हम केबल कार की बात करेंगे, अगर गुज़िश्ता साल ही 100 करोड़ आमदनी दिखाई है, उसके बाद में यहाँ पे मकामी लोग जो सयाहत से वाबस्ता है, उनने ये डिमांड रखी थी केबल कार के एमडी से कि यहाँ पर सयाहों के लिए एक शेल्टर होना चाहिए, एक ट्रैक ऐसा होना चाहिए जहाँ बारिश और बर्फबारी से सयाह बच सकेंगे। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कि उस बात को, उस डिमांड को नजरअंदाज किया गया है और उस डिमांड को आज तक पूरा नहीं किया गया, जिस वजह से कल भी जो सयाहों का ग्रुप गुलमर्ग आया था, ये न सिर्फ कल हुआ बल्कि कई बार ऐसे मामला गुलमर्ग में पेश आए। यानी कि ये माना जाए कि जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वहां पर वो है नहीं, अगरचे बारिश होगी, बर्फबारी होगी, और उनको जो कतारों में इस वक्त जो इस तस्वीर में भी, इस वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि जब वो गंडोला को लेकर टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो कतारों में खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ से बारिश हो रही है और उनके लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई सहूलियत नहीं है। जी बिल्कुल गौर साहब, अगर हम वेटिंग शेड्स की बात करेंगे, गुलमर्ग के फर्स्ट फेज की अगर बात करेंगे, सेकंड फेज की अगर बात करेंगे, वहां पर सयाहों के लिए ठहरने के लिए कोई ऐसा वेटिंग शेड मौजूद नहीं है जिसमें एक 400 या 500 सयाह एक साथ ठहर सके। क्योंकि अगर हम बाहर के जो मुख्तलिफ राज्यों से सयाह यहाँ पर, उनके साथ जो बच्चे होते हैं वो काफी यहाँ पर मायूस होते, उस वजह से होते हैं जब यहाँ पर मौसम खराब होता है। लेकिन खास बात यह भी है कि यहाँ पर सयाहों के साथ साथ अगर मकामी लोगों की बात करेंगे, मकामी लोगों ने गुज़िश्ता 2 साल से इस गंडोला की सवारी नहीं की है, क्योंकि जब से ऑनलाइन मोड में चला गया तब से एक तो महकमा अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकायक अगर देखें, जमीनी हकायक कुछ और ही बयां कर रहे हैं। यहाँ पर वो फैसिलिटी सयाहों के साथ साथ जो लोकल्स है उनको नहीं फराहम की जा रही है, सिर्फ ये दावे किए जा रहे हैं और दावे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक अहमद टंगमर्ग से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर सयाहों और उसके साथ साथ जो आने वाले सयाह गैर मकामी उनकी जानिब से शिकायत की जा रही है कि मौसम खराब होने के पेश नज़र जब वो कतारों में खड़े रहते हैं, बारिश होती है, बर्फबारी होती है, और उसके साथ साथ ही वहां पर वेटिंग शेड, उनके लिए कोई फैसिलिटी, जो बेसिक फैसिलिटीज बैठने के लिए वहां पर कोई ऐसी जगह नहीं है, जिसके लेकर उन्होंने अब सवाल उठाए हैं। अगरचे गुज़िश्ता साल 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आमदनी हासिल की है केबल कार कॉरपोरेशन की जानिब से, लेकिन जमीनी सतह पर उसका 5% भी खर्च नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब वो मायूस होकर कुछ कैंसिल भी कर रहे हैं, मायूस होकर वापस भी लौट रहे हैं। और जो इस गंडोला केबल कार कॉरपोरेशन को लेकर उन्होंने एक बार फिर सवालिया निशान उठाया और इंतजामिया से अपील की है कि जो बेसिक फैसिलिटीज का फुकदान वहां पर है उससे दूर किया जाए। उधर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अहाते में मुश्तबह हालत में 60 साल शख्स की लाश आज बरामद हुई है। जराये के मुताबिक आज सुबह जीएमसी डोडा की जेर तामीर इमारत की छत पर एक लाश बरामद हुई है, जिसकी शनाख्त इनायतुल्लाह लोहार, जिसकी उम्र 60 बरस बताई जाती है, जो कि बेजारनी हाल हमदानपुरा डोडा के रहने वाले हैं, उसके बतौर उसकी शिनाख्त हुई है। पुलिस और मकामी लोगों ने लाश को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुंतकिल किया है और इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा वसीम गुत्तू भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जो लोग हैं उनके साथ भी बात की है। मैं इस वक्त ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर मौजूद हूं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो नई बिल्डिंग यहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहां पे एक डेड बॉडी मिली है और एक बुजुर्ग की। मैं जानना चाहूंगा यहां के जो मकामी लोग हैं और इनके जो फर्जन भी यहां पे मौजूद है। आपका नाम क्या है? फारूक अहमद सर। फारूक साहब, क्या बताना चाहोगे, आपके ही वालिद साहब यहाँ पे हैं? जी, मेरे ही वालिद साहब थे ये। क्या इनका नाम था? अनायतुल्लाह लोहार। अनायतुल्लाह, ये क्या पेशे से काम करते थे? पेशे से ये कबाड़ी का काम भी करते थे, चिनाई प्लास्टर का काम भी करते थे। अब रहने वाले कहाँ के? बेसिकली फॉरवान के रहने वाले हैं। तो बताया जाता है कि इस बॉडी के साथ एक पॉइजन की बोतल भी थी। वो तो हमने भी देखा कि पॉइजन की बोतल थी। कब आपको इतला दी गई? सुबह कोई 8 बजे हमें इतला दी गई कि यहाँ पे डेड बॉडी है, तो आप आ जाइए। ये घर से कितने दिन से गायब थे? कम से कम समझो आप 2 दिन से गायब थे। फ्राइडे से ही दोपहर से गायब थे, तो कल फ्राइडे से ही हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। कल दिन भी मैंने ढूंढा यहाँ पे बड़ा, लेकिन नहीं मिले। तो सुबह फ़ोन आया कि यहाँ पे डेड बॉडी आ जाओ। तो क्या इनका दिमागी तवाज़ुन वगैरह ठीक था? नहीं, पहले तो ठीक था, लेकिन कुछ अरसे से थोड़ा, क्योंकि अब देखो इंसान अगर बाजार के लिए निकलेगा वो सुबह निकलेगा, शाम के टाइम पे नहीं निकलेगा, तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि दिमागी तवाज़ुन थोड़ा ठीक नहीं था। तो ये जहाँ पे काम करते थे उनसे बातचीत वगैरह हुई थी? मैं कल उनके ही पास बैठा हुआ था, मतलब वो भी परेशान थे कि
गया कहाँ, अचानक क्या हुआ उसको, कहाँ गया। तो अब उनके साथ भी मैंने कल मशवरा किया था क्या करेंगे शाम के टाइम पे। फिर मिसिंग रिपोर्ट 24 घंटे के बाद मिसिंग रिपोर्ट लग जाती है। तो शाम के टाइम पे फिर मैंने जीजू को भी फ़ोन किया था। तो जीजू बोलने लगे क्या पता, हो सकता है कहीं काम पे निकल गए किसी के साथ या कोई कुछ। तो हम कल सुबह तक रुकते हैं, सुबह मैं भी आ जाता हूँ, फिर मिसिंग रिपोर्ट भी दे देंगे, प्रेस में भी मैं दे और भी कुछ लोगों से बात करूंगा जो मेडिकल कॉलेज के यहाँ पे कामकाज देखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किफ़ायतुल्ला है। किफायत, क्या बताना चाहोगे, ये डेड बॉडी कब आपको इतला मिली? सुबह जब मैं ड्यूटी आया तो इधर से आगे इन्होंने कुछ लोग बोलने लगे इधर बॉडी पड़ी है इधर। मैं गया तो मैंने पहचाना ये हमारे हमसाये थे, ये उधर हमारे महल्ले में रहते हैं सर, नज़दीकी हमसाये है हमारे। इनका नाम क्या है? अनायतुल्ला। तो फिर क्या पुलिस को सबसे पहले हाँ, पुलिस को एतला थी, एसएचओ साहब आए थे, पूरा चौकी अफसर आए थे, तो उन्होंने वो उधर एक पॉइजन की बोतल मिली, पड़ी हुई मिली, और डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। तो वो सारा उन्होंने, फॉरेंसिक वाले भी आए, उन्होंने भी सारा कुछ जो भी एविडेंस कलेक्ट करना था वो कर दिया सर। चलो, एविडेंस कलेक्ट हुए हैं और साथ साथ उन्होंने बताया कि पॉइजन की बोतल भी इस डेड बॉडी के साथ थी। ये देख सकते हैं आपकी इनके लवाकिन, और साथ साथ में जो मेडिकल कॉलेज के कुछ लोग हैं साथ हैं इनके, और साथ साथ में पुलिस भी है, पूरे मामले को देख रही है। फिलहाल इसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लिया जाएगा, उसके बाद लवाकिन के हवाले किया जाएगा। बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि इस जो कंस्ट्रक्शन ये नई बिल्डिंग पे हो रही है और यहाँ पे एक पॉइजन की बोतल मिलती है, साथ साथ में डेड बॉडी भी मिलती है। देखना होगा कि क्यों इनने पॉइजन खाया और क्या ये पूरा मामला था। पुलिस इस मैटर को बड़े पैमाने पे खंगाल रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम कत्तू, डोडा। जनूबी कस्बा त्राल के रटसुना इलाके में एक दीनी इदारे की जानिब से इंसदाद मंशियात के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, जिसमें SDPO त्राल सुहेल अहमद रीशी, तहसीलदार त्राल इमरान अहमद, मकामी सिख बरादरी डॉक्टर निसार अहमद त्राली, मुफ्ती फारूक अहमद के अलावा तालिब इल्मों और दीगर कई उलमा अदीबों ने शिरकत की है। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन मंशियात और इसके मुज़िर असरात पर रोशनी डालते हुए कहा है कि मंशियात एक बिद्दत है और इससे हमारी नस्लें तबाह हो रही है। उन्होंने कहा कि मंशियात से दूर रहकर ही एक सेहतमंद कौम को कायम किया जा सकता है, इसलिए हर फर्द को मंशियात से दूर रहना चाहिए और दूसरों को भी इस बिद्दत से दूर रहने की तलकीन करनी चाहिए। आप हजरात का बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। दरअसल ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद हमारे समाज के लिए इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारे जवान, हमारे छोटे छोटे बच्चे, जिसमें बच्चियाँ भी हैं, इस मनशियात के दलदल में लगी हुई है, जिससे हमारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। हमारे समाज के, सोसाइटी के जो मौजूद अफराद हैं वो भी इन हालात से बहुत परेशान हैं। लिहाजा ज़रूरत है जगह जगह पर, हर गाँव में, हर महल्ले में, हर इलाके में ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्कद करना, अवेयरनेस पैदा करना बच्चों के अंदर, ताकि उनको समझाया जाए कि इस मनशियात के इस्तेमाल से आपकी जवानी पर क्या असर पड़ेगा और हमारे समाज को आपकी ये बुरी आदत कहाँ तक ले जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।